नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। इस अवसर पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि यह नीति विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य जमीनी स्तर पर एक रोड मैप तैयार करके सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करना है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति की आवश्यकता क्यों है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है, आज इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो सीईओ हैं नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। प्रभात जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वेद प्रकाश सेतिया जी से, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के। वेद प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। आप दोनों से मैं बात करूं उससे पहले आइए सुनते हैं अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम में सहकारिता को लेकर क्या कहा। सहकारी नीति जो है, इससे होगा क्या? निश्चित रूप से इस नीति को बारीकी से सभी राज्य जब इंप्लीमेंट करेंगे तब एक समावेशी, सर्वसमावेशी, आत्मनिर्भर और भविष्य केंद्रित फ्यूचरिस्टिक एक मॉडल बनेगा जो इस देश की कोऑपरेटिव को नया स्वरूप देने का काम करेगा। 2034 तक सहकारी क्षेत्र का देश के जीडीपी में योगदान 3 गुना बढ़ाने का काम हम करने वाले हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य है, मुझे मालूम है, मगर हमने इसकी ठीक से तैयारी करी है। 50 करोड़ नागरिक जो एक्टिव मेंबर नहीं है या तो मेंबर ही नहीं है, ऐसे 50 करोड़ नागरिकों को एक्टिव मेंबर कोऑपरेटिव सेक्टर का बनाने का भी लक्ष्य रखा है। नए उभरते हुए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव का प्रवेश कराकर कई सारे क्षेत्रों में कोऑपरेटिव की भावना के साथ काम करने की नई शुरुआत करना। हेल्थ में थोड़ा बहुत काम हो रहा था, मगर अब ज्यादा काम होगा। टूरिज्म, टैक्सी, इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी तक का बारीक प्लानिंग हमारे मंत्रालय ने किया है और टैक्सी और इंश्योरेंस में तो हम बहुत कम समय में बहुत अच्छी शुरुआत के साथ बाहर आएंगे। एक प्रकार से नए उभरते हुए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव की एंट्री मतलब सफल कोऑपरेटिव इकाइयां इकट्ठा होकर एक कोऑपरेटिव बनाएगी जो नए क्षेत्र में कोऑपरेटिव की शुरुआत करेगी। उसका जो मुनाफा होगा वो इकाइयों के माध्यम से अंततोगत्वा पैक्स के मेंबर तक पहुंचेगा। इस प्रकार की एक बड़ी इकोसिस्टम तैयार करना और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी कोऑपरेटिव एक बहुत अच्छा जरिया है देश के विकास का, ऐसी श्रद्धा खड़ी करना। प्रभात जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 में जारी की गई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के, और जब केंद्र में 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, राष्ट्रीय सहकारिता नीति की आवश्यकता देश को क्यों है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सर, इस नीति की जो आवश्यकता है, देश की जिस हिसाब से प्रगति हो रही है, जो सरकार के लक्ष्य हैं कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, हम ऑलरेडी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, इसको तीसरी या दूसरे नंबर पे लाना है। ये जो विकास होगा देश का, ये समावेशी हो। ऐसा ना हो कि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही अधिक धन जा रहा है और जो गरीब लोग हैं उनको उस आर्थिक
वृद्धि का बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसा न होने का सबसे अच्छा साधन जो है वो सहकारिता है। आप मंत्री जी की पूरी स्पीच अगर पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें उन्होंने यही मेंशन किया है कि 130 करोड़ जो भारतीय हैं इनका समावेशी विकास हो, इसका कोऑपरेटिव एक साधन है। तो सहकारिता में जो वेल्थ क्रिएशन होता है, जैसे सहकारी टैक्सी की बात की या सहकारी बैंकों की जब हम बात करते हैं, तो उनके जो ओनरशिप है वो उनके मेंबर्स वहीं के रहने वाले लोग हैं। तो जब ये इकाई काम करके धन अर्जित करती है, मुनाफा कमाती है, ये उन लोगों में बंटता है, न कि कुछ बड़े पूंजीपतियों के या विदेशी कंपनियों के हाथ में जाता है। इसलिए देश के समावेशी विकास के लिए सहकारिता कितना बड़ा काम कर सकती है, ये इस नीति का लक्ष्य है सर। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि केंद्रीय सहकारिता मंत्री जो देश के गृह मंत्री भी हैं अमित शाह जी ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया है। इसका जो विजन है 2047 का लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, आप सहकारिता नीति को कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जिस संस्था का अध्ययन करता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, ये सर्वोच्च संस्था है सहकारी आंदोलन की, और जिसका प्रमुख उद्देश्य ही सहकारिता का प्रचार प्रसार करना, उसका विकास और उसकी मजबूती प्रदान करना है। तो जैसे कि अभी आज कल आपको जानकारी होगी कि भारत में सहकारिता का जो आंदोलन है वो 100 साल से भी अधिक पुराना आंदोलन है। सहकारिता दशकों से भारतीय संस्कृति का प्राण रही है। यह विचार भारत का विचार है। हमारी संस्कृति का प्राण तत्व ही सहकारिता है, और भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता का विचार देने एवं सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपको जैसे मेरे चतुर्वेदी साहब ने बताया कि जो सहकारिता नीति का मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ पे क्या है, जो सहकारिता के प्रिंसिपल है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अनुसार सभी मेंबर उसके भागीदारी हैं, और जो वर्तमान सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो इस आंदोलन का जो बेनिफिट है वो ग्रास रूट लेवल तक के लोगों को पहुंचे, तो उसके लिए एक अच्छी नीति की आवश्यकता थी। जैसे बताया कि पहले भी नीति जो 2002 में बनी थी उसमें कुछ कमियां पाई गई, और इस बीच पिछले 20-22 साल में काफी चेंजेस भी हुए। उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए इस नीति को लाया गया है, ताकि उसका सहकारिता को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। और जैसे मैंने बताया कि इसका सहकारिता का जो महत्व है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने में ये सबसे ज्यादा रोल सहकारिता ही उसको दे सकती है। जी प्रभात जी, कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 है वो दूरदर्शी है और व्यवहारिक है। किस तरह से ये नीति दूरदर्शी है और व्यवहारिक है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। जैसे इसी स्पीच में मंत्री जी ने एक बात कही है कि ये 8 महीने पहले नीति बनके तैयार थी, लेकिन तब इसको लॉन्च नहीं किया। 8 महीने में इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इसको जमीन पे कैसे लाया जाएगा, ताकि जो नीति के उद्देश्य हैं कि आखिरी गरीब आदमी तक इसका हित पहुंचे, इसका लाभ पहुंचे, इसका पूरा एक खांचा तैयार किया गया, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि किन किन इंडस्ट्री के किन किन सेक्टर्स को ये नीति छुएगी, उनको कैसे सहकारिता के माध्यम से हम क्या बदलाव उसमें लाएंगे, इसके लिए जो लोग लगेंगे, एक मैन पावर लगेगी, उसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, जिससे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भी अनावरण हुआ है। उसके थ्रू जो ट्रेन्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। इसके लिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे जो शहरी नागरिक बैंक हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको कैसे डिजिटाइज किया जाएगा, कैसे रिवोल्यूशनलाइज किया जाएगा। तो एक समग्र नीति जिसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और इसका क्रियान्वयन कैसे होगा इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरी 8 महीने की तैयारी के बाद में अब ये नीति लॉन्च हुई है, जिससे लॉन्च होने के बाद में इसको क्रियान्वित करने में और अपनी जनता तक इसका लाभ पहुंचाने में कोई भी किसी तरह की रुकावट ना आए। जी वेद प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम सहकारिता की बात करते हैं तो देखने में यह आया है कि गुजरात में, महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन जो है उससे जुड़ी जो योजनाएं हैं वो सफल रही हैं, लेकिन उत्तर भारत में इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है, बेहद कम असर देखने को मिलता है। इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
इसको कैसे दूर किया जाएगा? ये आपने बिल्कुल सही बात कही। अभी तक जो भारत में जो है सहकारिता का विकास केवल 4 या 5 प्रदेशों तक सीमित है। जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की, गुजरात, इसके अलावा तमिलनाडु है, केरला है। इन्हीं मतलब साउथ और वेस्ट जोन में ही सहकारिता का बहुत ज्यादा उन्नति हुई है, जबकि खासतौर से नॉर्थ और ईस्ट में ये बहुत कम है। और इस पे भी हमारी बहुत सी चर्चाएं मंत्रालय के साथ भी हुई हैं, और हम समय समय पर हमने जो है वेरियस फोरम पर इस इशू को उठाया है। उसका मेन जो कारण रहा है कि वहाँ पे जो लोकल लोगों को सपोर्टिव कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया है, ताकि वहाँ की जो जैसे सहकारिता नीति सरकार ने बनाई है, इसी प्रकार की कोई नीति वहाँ पे स्टेट में अवेलेबल नहीं है। प्लस वहाँ के जो लीगल फ्रेम्स हैं वो भी जो है जो सहकारिता को काम करने के आगे उसके अंदर कुछ प्रोविजन है जो आड़े आती हैं। इस वजह से लोगों को काम करने में दिक्कत होती है, और यही कारण है। तो इसको दूर करने के लिए जो सुझाव दिए गए, जैसे अभी हाल ही में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को भी अमेंड किया गया, जो पहले 2002 में बना था, अभी 2023 में उसका अमेंडमेंट लाया गया है, और उसमें काफी अच्छे प्रोविजन दिए गए हैं, जिससे जो है ट्रांसपेरेंसी से काम किया जा सके और उनको एक कंडीसिव एनवायरनमेंट जो है सोसाइटीज को दिया जा सके। तो इसी तरह का जो नीतिगत और ये लीगल फ्रेमवर्क है, ये अगर सभी प्रदेश इसका भी कानून उस हिसाब से करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हर बाकी जो हमारे जोन है देश में, उसमें भी ये सहकारिता बहुत अच्छे से उभर कर सामने आएगी। जी, प्रभात जी, आपसे जानना चाहूंगा, सहकारिता नीति जो हमारी बनी है 2025 में, उसका जो कार्य क्षेत्र है, जिस आपने क्षेत्र की बात की, वो कौन सा क्षेत्र है? किन क्षेत्रों में ये खास तौर से इसका फोकस रहेगा और किस वर्ग पर फोकस रहेगा? वर्ग से मेरा तात्पर्य है, क्या महिलाओं को इस नीति का फायदा मिलेगा? क्या दलित वंचितों को इसका फायदा मिलेगा? और मैं क्षेत्र की जो बात कर रहा हूं उसके तहत मेरा ये समझना आपसे मैं चाहता हूं कि क्या पर्यटन की हम जैसे बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र और हैं जिसमें सहकारिता का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है? अगेन मनोज जी, जैसे अगर मंत्री जी की स्पीच आप सुनेंगे तो उसमें उन्होंने समग्र और समावेशी ये दो शब्द इस्तेमाल किए हैं। समग्र मतलब पूरे भारत में, और उन्होंने ये बात भी कही है जो पिछला क्वेश्चन आपने वेद प्रकाश जी को पूछा कि भाई कुछ प्रदेशों में ज्यादा सहकारिता की भावना है, ज्यादा डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके, लेकिन बाकी प्रदेशों में नहीं है। ये न हो, सारे प्रदेशों में बराबरी से सहकारिता का विकास हो, सहकारी इंस्टीट्यूशंस बने और समावेशी, यानी चाहे महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दलित वंचित वर्ग हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो भी भारत के नागरिक हैं, वो सब इस आंदोलन से जुड़े हैं, सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं, और सबको इसका बेनिफिट मिले। जैसे आपने देखा होगा कि गांवों में भी कुछ आर्टिजन्स हैं या कुछ लोग हैं जो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करके कुछ एक प्रोड्यूस बना रहे हैं, कैसे उसको सही प्राइस मिले। जैसे जो और संस्थाएं बनी है, एक नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक संस्था बनी है, तो अगर ऐसे किसी आदिवासी एरिया में जहां की जो जमीन है वो नेचुरली ऑर्गेनिक है, वहां का प्रोड्यूस उसको कैसे ब्रांडिंग करके देश में विदेशों में बेचा जा सकता है, और उसका लाभ, क्योंकि ये बेचने वाली संस्था जो है वो आदिवासियों की अपनी संस्था है, उनकी ओन्ड की हुई कोऑपरेटिव है, उनको सबको फायदा मिलेगा। ऐसे ही महिलाओं के कई कोऑपरेटिव्स हैं जो कहीं पापड़, अचार या चटाई या इस तरह के कालीन या इस तरह की चीजें बनाने में संलिप्त हैं। इनको अगर सही मार्केट मिले और सही दाम मिले और बिचौलिए ज्यादा शेयर न लेके कंज्यूमर जो प्राइस पे कर रहा है, ये अक्सर आपने देखा होगा वेजिटेबल्स के बारे में ये बात होती है कि किसान को तो 2 रुपए मिलता है लेकिन कंज्यूमर 100 रुपए पे करता है। ये जो बीच की सप्लाई चेन का फायदा मिडिलमैन को ये न जाके इन किसानों की संस्था को, इन आदिवासियों की संस्था को, महिलाओं की संस्थाओं को कैसे मिले और उनमें वो मुनाफा बटे, इसके लिए ये नीति काम करेगी। जी प्रभात जी, अगला सवाल भी मेरा आप ही से है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है सहकारिता का, और जो नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति है उसके तहत गांव, गरीब किसान, महिलाएं, युवा खास तौर से केंद्र में रखा गया है। 5 आदर्श सहकारी गांव का विकास करने का लक्ष्य है
तहसील स्तर पर। यह अवधारणा क्या है सहकारिता के जरिए? गांव का विकास किस तरह करना सहकारिता के साथ? ये जो नीति बनी है इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इसके लिए कुछ मॉडल क्रिएट किए जाएंगे। जी। तो जैसे हर प्रदेश में हर तहसील में कुछ गांव चुने जाएंगे, जो ऑलरेडी शायद गुजरात में और कुछ प्रदेशों में शुरू हुआ है। वो मॉडल गांव के तर्ज पे विकसित किए जाएंगे। वहां के जो किसान हैं, वहां की जो महिलाएं हैं, वहां के जो युवा हैं, पिछड़े हैं, दलित, वंचित, आदिवासी, इनको कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, एक सहकारी संस्था के रूप में ऑर्गेनाइज करके, और वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसका आउटपुट गवर्नमेंट उसको सही उचित मूल्य दिलवा के उनको जी मुनाफा मिले। जी। जब ये आप 5 गांव में करके दिखाएंगे तो आसपास के जो और दूसरे गांव होंगे आप उसको अपनाएंगे। तो एक जब तक आप मॉडल क्रिएट नहीं करेंगे, जमीन एडवांटेज क्या मिल सकता है लोगों को, ये बताने में सुविधा नहीं होगी। जब आप करके दिखा देंगे 5 गांव में, तो 50 गांव तक। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बात हम सहकारिता की कर रहे हैं और सहकारिता के जरिए युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को काम मिले, गरीब आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, गरीबी मुक्त भारत बने, ये लक्ष्य रखा गया है। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? सहकारिता किस तरह गांव, गरीब, किसान के जीवन में भूमिका निभा सकती है? मैं आपको पहले बताया कि सहकारिता एक बेस्ट माध्यम है जो ग्रासरूट लेवल के जो लोग हैं, गांव के लेवल पे किसानों को, उनकी इकोनॉमिक पावर को मजबूत करने का सहकारिता एक बेस्ट माध्यम है। अभी इस नीति के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की बात भी कही गई है, और उसी तर्ज पर, क्योंकि अभी देखा गया कि युवा जो है जिस संख्या में जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन इस नीति के आने के बाद ये मुझे पूरा अश्योर्ड है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है इसके साथ जुड़ेंगे और इसकी महत्ता को समझते हुए और अधिक इसमें ना केवल युवाओं का बल्कि महिलाओं का भी जो है जुड़ाव ज़्यादा होगा। अब जैसे बताया, मल्टी स्टेट एक्ट के अंदर ही अभी एक प्रोविजन डाला गया है, जो है आप पिछले वर्ग की बात कर रहे थे, कि इसमें जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 21 में से, जहाँ इंडिविजुअल मेंबरशिप है, उसमें एक डायरेक्टर जो है SC ST कैटेगरी का होगा और 2 डायरेक्टर जो है महिला की होगी। ये मैंडेटरी कर दिया गया है जी। तो इसी को ये ध्यान में रखते हुए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और पिछड़े वर्ग के लोग जो है सहकारिता से जुड़ सकें, और साथ साथ युवाओं को भी जोड़ने की बात की गई है। उसी संदर्भ में जैसे प्रभात जी ने बताया कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया गया है, ताकि प्रोफेशनल लोग जो है उस ये कोऑपरेटिव के साथ जुड़कर उस कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और उसको मजबूत करने का काम करें। जी वेद प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले कहा जाता था सहकारिता का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भविष्य केवल सहकारिता के जरिए ही है। इसको आप कैसे देखते हैं? किस प्रकार बदलाव सहकारिता के जरिए समाज में लाया जा सकता है? भविष्य क्या है सहकारिता आंदोलन का? इस समय जो है माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि सहकारिता का भविष्य अब बहुत उज्जवल हो गया है। पहले जैसे आपने कहा, सही बात है कि पहले जो है सहकारिता का इम्पोर्टेंस इतना नहीं देखा जाता था, बल्कि मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जैसे जानकारी होगी कि पूर्व में 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सहकारिता के अलग एक चैप्टर रखा जाता था पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, लेकिन उसके बाद उसको हटा दिया गया और पिछली सरकारों द्वारा इसको जो है वहाँ से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन ये वर्तमान सरकार आने के बाद सहकारिता के महत्व को समझते हुए अलग से केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई, जो कि हम लोगों की भी बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि केंद्रीय स्तर पर भी अलग से सहकारिता मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो सहकारिता जो राज्य का विषय है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कोई नीतिगत एजेंसी नहीं होने के कारण इसका जितना उत्थान होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आपको मॉडल जैसे आप बताया, गुजरात और महाराष्ट्र एक बेस्ट मॉडल है जिससे कोऑपरेटिव का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और उनकी इकोनॉमी जो है वो कोऑपरेटिव के ऊपर ही डिपेंड है। तो इसी तरह अब ये नया एक्ट आने के बाद और नई नीति आने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि सहकारिता को एक नया बल मिलेगा और
नीचे तबके तक के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, जिससे उनका आर्थिक उत्थान हो सके। जी प्रभात जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सहकारिता आंदोलन जो है या राष्ट्रीय सहकारिता नीति जो है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने देश के सामने रख दी है, अनावरण उसका कर दिया है, राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, मेरा ये मानना है कि चाहे केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों का उद्देश्य है दलित, पिछड़े, वंचित, महिलाओं, युवाओं का विकास होना, गरीब को उसका बेनिफिट मिलना, उसका जो हमारे देश का विकास हो रहा है उसका असर इन लोगों तक पहुंचना, ये दोनों सरकारों का उद्देश्य है। तो राज्य सरकारें भी जब इस नीति को पढ़ेंगी, इसके फायदों को देखेंगी, तो वो भी एक एक करके इसको अपने नीति में राज्य स्तर में, ऐसा मेरा मानना है। जी वेद प्रकाश जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, नई सहकारिता नीति जो है उसमें क्या कुछ और खास बातें हैं जो आम जनता के लिए बहुत उपयोगी रहने वाली हैं? सहकारिता के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जानना चाहिए, ऐसी कौन सी और बातें इसमें हैं? जैसे कि ये आप माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि ये समावेशी विकास के लिए इस नीति का निर्माण किया गया है। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को जोड़ना, और सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है कि गांव के लोगों को और किसानों को उनको उन्नत और उनकी आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। तो और इसके साथ साथ अभी जैसे प्रभात जी ने बताया कि इतने सारे नए सेक्टर्स हैं जिसके अंदर अभी सहकारिता का समावेश नहीं हुआ है। जैसे टूरिज्म की आपने बात की, जी, हेल्थ कॉर्पोरेट्स की बात है, हेल्थ है, एनर्जी सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। अभी देखिए, मैं कुछ एशिया की कंट्री है, चाइना में और जापान में, कोरिया में, वो इतना डेवलप है वहाँ पे कॉर्पोरेट मूवमेंट, और कई जगह तो ये टूरिज्म का इंडस्ट्री पूरा का पूरा कॉर्पोरेट मूवमेंट चलाता है वहाँ पे। जी, तो अगर इसी तरह का, इसी को ध्यान में रखते हुए ये वर्तमान नीति में भी ये चीज लाई गई है कि जिस एरिया में अभी सहकारिता की पहुंच नहीं हो पाई है, उन नए एरिया को जोड़ते हुए और नए नए लोगों को जोड़ते हुए, और किस तरह से और अधिक बेनिफिट हर एक, इवन जैसे जनरल पब्लिक को भी मिले, तो जनरल पब्लिक को ये बेनिफिट ऐसे ही मिलेगा कि अगर हम नए एरिया में जाएंगे, हेल्थ कॉर्पोरेट में जाएंगे, एनर्जी सेक्टर में जाएंगे, ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, जैसे अभी टैक्सी कॉर्पोरेट्स की बात की है, उसका फायदा किसको होगा? आम जनता को ही होगा। जो क्योंकि अभी तो क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी जैसे उबर, ओला है, वो पैसा कमा रही हैं। बेचारे ड्राइवर को तो जैसे हम अगर आज 300 रुपया देते हैं तो उसको 200 रुपया मिलता है। जी, तो अभी इसमें क्या है कि कंज्यूमर भी और आपका जो ओनर है, ऑपरेटर है, वो दोनों इसमें विन विन सिचुएशन उन लोगों के लिए होगी। जी, तो बिल्कुल बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव वर्तमान सरकार द्वारा लिया गया है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका अच्छे परिणाम हमें भविष्य में मिले। प्रभात जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सहकारिता की जब हम बात करते हैं तो देश में कई ऐसी योजनाएं हैं जो सहकारिता के जरिए सफल रही हैं, और एक अच्छा उदाहरण पेश किया है उन्होंने, रोजगार की दृष्टि से भी, विकास की दृष्टि से भी। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं और उनको लक्ष्य बनाकर क्या दूसरे राज्यों में भी उनका विस्तार किया जाएगा या नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी? बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे डेयरी सेक्टर को इतना जबरदस्त प्रमोट किया गया है। अगर डेयरी सेक्टर को हर स्टेट अगर इस तरह से प्रमोट कर ले तो ये नई व्हाइट रेवोल्यूशन की बात की गई है। तो एक पहले जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाया गया था, तो वो सहकारिता के माध्यम से ही लाया गया था पूर्व में, और उससे आज हमारा जो देश है वो स्वावलंबी हो चुका है खाद्यान्न में। इसी तरह डेयरी सेक्टर की बात है, डेयरी को भी बहुत प्रमोट करने की जरूरत है। अगर सभी प्रदेशों में ये हो जाएगा तो ये भी अच्छा है। साथ साथ शुगर सेक्टर में देखा है, शुगर मिल्स है जो बहुत सारी जो पीछे बंद पड़ी हुई थी, उसको रिवाइव किया जा रहा है। उसके लिए स्पेशल पैकेज की अनाउंस किया गया, 10,000 करोड़ रुपए का उसे प्रावधान रखा गया है। उनके सम्मुख जो लीगल हर्डल्स आ रहे थे उनको भी दूर किया गया है, और कोऑपरेटिव बैंकों को खासतौर से जो उनके सामने भी कुछ समस्याएं आ रही थी टैक्सेस को लेकर, वो भी सब दूर की गई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभात जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस मुद्दे के बारे में, क्योंकि यह मुद्दा बहुत अहम है। आप कैसे देखते हैं इस नीति को, इस मुद्दे को? तो जैसे वेद प्रकाश जी ने बोला कि अलग अलग सेक्टर्स में इसके सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं जिनको रेप्लिकेट किया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जो मेरी संस्था है, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका निर्माण पिछले साल 2024 में किया गया है। आरबीआई ने हमें लाइसेंस दिया है
और हमारा उद्देश्य है कि जितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, करीब 1470 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं अक्रॉस इंडिया, इनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, ये अपने जो मेंबर्स हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं, उनको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और सारी वो सुविधाएं दे पाए जो कमर्शियल बैंक्स उनको दे पाते हैं तौर पे, जो सारे बैंकों के लिए एक, और सारे बैंकों को इसका फायदा मिले और इन टर्न उनके जो कस्टमर्स हैं उन तक डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई ऐसे प्रोडक्ट्स पहुंचे, इसके लिए संस्थाएं काम कर रही हैं। तो ऐसे कई सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं इंडिया में भी, अलग अलग स्टेट्स में, ग्लोबली भी, जिनको रेप्लिकेट करके कुछ हमारे नए आइडियाज लगा के कई क्षेत्रों में इस नीति का फायदा राज्य सरकारों को और समाज के पिछड़े वर्गों को मिल सकता है। जाहिर सी बात है, जो नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 है उससे देश के विकास को एक नई दिशा मिलेगी, देश आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा। वेद प्रकाश जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रभात जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।